नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्याभवन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर एनओयू पटना। छात्रों, आज हम लोग बलवन के बारे में पढ़ेंगे। बलवन का जो काल है वह 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी था, यानी कि 21 वर्षों तक बलवन जो है वो शासन करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से बलवन जो है एक गुलाम रहता है और गुलाम के रूप में विभिन्न हाथों में बिकते हुए वह जो है जाता है इल्तुतमिश के हाथों, और पुनः जो किस प्रकार से है वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है और शासक बनता है। तो आइए हम बलवन के पहले प्रारंभिक जिंदगी के बारे में एक निगाह डालते हैं। बलवन जिनका जन्म जो है 1200 ईस्वी में हुआ था और मंगोल उसे उठा कर ले गए थे और पुनः जो है पसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेचा गया। और जब इल्तुतमिश जो है वह ग्वालियर की जीत के बाद लौट रहा था, लौटने के उपरांत जो है उनको बलवन को जो है वो खरीद लेते हैं। इल्तुतमिश उनको खरीदते हैं ख्वाजा जमालुद्दीन से, और उस समय जो है उनको उनकी प्रतिभा को जानते हुए, बलवन की प्रतिभा को जानते हुए उनको खासदार पद प्रदान किया जाता है। पुनः जो शासन होता है वह रजिया सुल्तान का होता है, और रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, और उनके समय में भी जो है तुर्कों का विद्रोह होता है, और तुर्कों के इस विद्रोह में बलवन जो है वह रजिया सुल्तान का साथ न देकर तुर्कों का साथ देते हैं। और उस समय रजिया सुल्तान के समय में आमीर ए शिकार पद पर वो आसीन रहते हैं बलवन। और पुनः देखें तो उनका भाई, रजिया सुल्तान का भाई पुनः मुजाहिद्दीन बहराम शाह शासन करते हैं, और बहराम शाह के शासन के काल में आमीर ए आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान जो है वो बलवन रहते हैं। और पुनः उसके बाद मसूद शाह का शासन होता है, और मसूद शाह का शासन जो है वो कमज़ोर था, वो एक कमज़ोर शासक थे, और उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। और उस समय जो है बलवन यह पूरी तरह से शक्ति अपना बढ़ाता है बलवन, और अपनी शक्ति को बढ़ाता है। और उसके बाद जो हम देखें तो नसीरुद्दीन शाह का, नसीरुद्दीन महमूद का शासन आता है, जो एक नेक इंसान थे और कुरान के हिसाब से चलते थे, कुरान को मानते थे ज़्यादा। और ये नसीरुद्दीन महमूद जो है वो टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करते हैं। और उसके बाद जो है बलवन अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर देते हैं, यानी जो उस समय के शासक थे, और बलवन तो उनका गुलाम था नसीरुद्दीन महमूद का। तो उनके समय में जो है बलवन अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर देते हैं, और जो है बलवन उनको उल्लू खां की उपाधि प्रदान करते हैं, साथ ही उल्लू खां की उपाधि प्रदान करते हैं। उसके बाद यह जो बलवन जो है अपनी पुत्री का विवाह जो नसीरुद्दीन महमूद से करते हैं वह 1239 ईस्वी में करते हैं। और पुनः हम देखें तो बलवन जब नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में थे तो उस समय भी वो कई उनकी जो है योग्यता परखी गई थी, वो कई एक महत्वपूर्ण काम किए थे। उसमें एक महत्वपूर्ण काम है कि बलवन ने 1226 ईस्वी में नसीरुद्दीन के समय में मंगोल नेता हलाक खां जो थे उनसे समझौता कर पंजाब में शांति वो प्रदान करते हैं। और उसके बाद हम देखें तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि नसीरुद्दीन महमूद को जो है ने बलवन को जो है अपना शासन सौंप दिया। लेकिन इब्न बतूता की रोहेला पुस्तक से पता चलता है कि बलवन ने नसीरुद्दीन की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया, यानी बलवन जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद की हत्या करके गद्दी पर स्वयं बैठ जाता है। ऐसा जो है आपका इब्न बतूता की रोहेला पुस्तक में लिखा गया है। और साथ ही हम देखें तो फिरदौस
फिरदौस की शाहनामा में ये बलवन जो है अपने आप को अफरासियाब वंश का जो है बताते हैं। और आइए उसके बाद हम देखते हैं कि कब गद्दी पर बलवन बैठते हैं। किस प्रकार से हमने देखा कि एक गुलाम होते हुए किस प्रकार से वो विभिन्न पद को आसीन करते हुए विभिन्न शासकों के समय में अपनी शक्ति को ये बढ़ाते हैं और अपने जो है दामाद नसीरुद्दीन महमूद की हत्या करके वो गद्दी पर बैठते हैं। 1265 ईस्वी में जो है बलवन सुल्तान गयासुद्दीन बलवन के नाम से जो है वो शासन पर बैठते हैं। और इनका जो प्राथमिकता होता है, एक तो सुल्तान की गरिमा को बढ़ाना और दूसरा जो कार्य होता है कि दिल्ली की सुरक्षा को जो है कायम करना। और बलवन जो है संपूर्ण जो है बलवन का वेशभूषा जो होता था वह संपूर्ण एकदम राजसी ठाट बाट में होता था। एक संपूर्ण वस्त्र में संपूर्ण भेष में राजा के भेष में वो दरबार में उपस्थित होता था और उनके दरबार में जो था वह हंसना ये मना था। और फिर इस प्रकार से जो है हंसना मना था और मुस्कुराना मना था, किन्हीं को मुस्कुराने से मनाहट थी। साथ ही शराब निषेध था, यानी उनके दरबार में न कोई हंस सकता था न कोई मुस्कुरा सकता था और शराब भी नहीं पी सकता था। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता था तो दंडित किया जाता था। और बलवन जो है फारसी रहन-सहन उनका पहनावा जो था वह बिल्कुल फारसी था, ईरानी था। अब आइए हम लोग जानते हैं कि बलवन ने कौन कौन सी नीति अपनाई और नीति को अपनाते हुए उन्होंने अपने शासन को सुदृढ़ किया। चूँकि वह एक गुलाम होता है और गुलाम के बाद नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर शासक बनता है, तो वह ऐसी नीति अपनाता है जिससे कि उसका शासन जो है सशक्त हो सके और लोग उससे डरे और उनके शासन के विरुद्ध कोई ना जा सके। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी नीति जो है बलवन अपनाते हैं। बलवन पहला जो उनकी नीति थी रक्त एवं लोह की नीति, रक्त एवं लोह की नीति को अपनाते हैं। इसका मतलब यह है कि तलवार के बल पर जो है वो बलवन जो है वो शासन करना चाहते हैं। एक शक्ति के आधार पर उनको लोगों को डराकर, दरबारियों को डराकर वो शासन करते हैं ताकि कोई विरोध उनका ना कर सके। पुनः हम देखें तो राजत्व का सिद्धांत उन्होंने अपनाया था। राजत्व के सिद्धांत में सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त होता है, यानी ईश्वर ने उनको सुल्तान का पद दिया है, ईश्वर ने उनको भेजा है लोगों पर शासन करने के लिए, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता था। और स्वयं को जो है वो ईश्वर का प्रतीक भी मानते हैं, स्वयं को ईश्वर का प्रतीक भी मानते हैं। और जिल्ले अल्लाह यानी जो है जिल्ले अल्लाह यानी खुद को ईश्वर का प्रतिबिंब घोषित करते हैं, यानी खुद को वो ईश्वर का प्रतिबिंब या छाया वो अपने आप को बलवन जो है वो बताते हैं, ताकि जो है लोग जो है उनका विरोध नहीं करे, क्योंकि वह समझे कि बलवन जो है यानी शासक जो है या राजा जो है उसमें ईश्वर का प्रतिबंध है, ईश्वर की छाया है और इतना महान है शासक, इसलिए उनके विरुद्ध जो है हम लोगों को कोई भी विरोध नहीं करना चाहिए। और राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ही इन्होंने निरंकुशता का सिद्धांत का पालन करना शुरू किया और इनके अनुसार से जो है सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य था। तो इस प्रकार से जो है वो उनका मानना था कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। और शासन को है, शासन उनके अनुसार से जो है शासन को जनता के अनुसार से नहीं बल्कि सम्राट के अनुसार से चलाया जाना चाहिए। और बलवन जो है ऐसा मानते हैं कि यदि उनके शासन में कोई या राजा के शासन में कोई उसमें बाधा डालता है तो उनको हत्या कर देना चाहिए, तो ऐसा उनका ये मानना रहता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बलवन जो है एक कठोर शासन व्यवस्था, उनकी शासन व्यवस्था जो होती है
वो काफ़ी कठोर होती है, ताकि उनके विरोधी जो है उनका विरोध नहीं कर सके। क्योंकि उन्होंने एक राजा नसीरुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, और पुनः जो है उनके कई विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या की थी, तो उस विरोधियों को भी वो शांत करना चाहते थे, ताकि विरोधी जो है उनके विरुद्ध विद्रोह न करें। अब आइए हम देखें, निरंकुश शासन के तहत ही वो तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल, जिसका गठन जो है वो बलवन, जो उनका गठन जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है, और उस दल को जो है चालीसा दल को बलवन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ताकि जो है वो 40 दलों का जो सरदार है उनका विरोध नहीं कर सके, बलवन का विरोध नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल शुरू किया तुर्कान चहलगान में, उसको बलवन जो है समाप्त कर देते हैं। यह भी हम देखते हैं। और पुनः एक देखते हैं एक चीज़ की, बलवन जो है अपने आप को ऊंच कुल का बताता है, ऊंच कुल का साबित करता है, और अपने शासन में भी नियुक्ति या भागीदारी उन्हीं लोगों को बलवन देता था जो उच्च कुल का होता था, और नीच कुल को वह, यानी नीची जाति को वह देखना नहीं पसंद करता था बलवन। तो इस प्रकार से वह खुद भी अपने आप को जो है एक ऊंचा कुल का होने का साबित करता है। और उसके बाद हम देखें तो बलवन एक महत्वपूर्ण प्रथा जो है वह की शुरुआत की थी, जिसका नाम था सिजदा एवं पौगोस। तो सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल पर झुककर, लेटकर जो है दंडवत करना, सलाम करना शासक को। और पैगोस का मतलब होता है जो है राजा के चरणों को चूमना। तो इस प्रकार से पैगोस और सिजदा और पैगोस की प्रथा जो है उनके समय लागू की गई थी, और इसका यह उद्देश्य था कि सुल्तान के प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। और पुनः हम देखें तो उन्होंने एक सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी, जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता था, और ताकि जो है विद्रोह को दबाया जा सके, या जो आक्रमण हो, मंगोलों का खतरा बराबर बना रहता था, तो मंगोलों पर भी उनके द्वारा जो है काबू पाया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक सैन्य विभाग की स्थापना की। और पुनः आगे हम देखें तो एक नौरोज पर्व जो था, नौरोज त्यौहार जो था ईरानी का अथवा फारसी का, वह पहली बार बलवन के द्वारा जो है नौरोज पर्व मनाया जाता है, और तत्पश्चात जो है प्रतिवर्ष नौरोज पर्व मनाया जाता था। और पुनः हम देखें तो बलवन के समय जो है एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई थी, जिसे वरीद ए मुमालिक कहा जाता था, गुप्तचर विभाग को, ताकि कहाँ विद्रोह होने वाला है, कहाँ कुछ होने वाला है, कौन उनके विरुद्ध लगा हुआ है, कोई उसकी हत्या न कर दे। इस तरह की बातों को, गुप्त खबरों को, पूरे साम्राज्य के गुप्त खबर को पता करने के लिए उन्होंने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसे वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। और हम देखें तो उनके अंतिम समय में मंगोल का आक्रमण होता है उत्तर पश्चिम भाग में, और उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने उत्तर पश्चिम भाग में कई दुर्ग का भी निर्माण किया था। और 1285 ईस्वी में हम देखते हैं कि तैमूर खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है मंगोलों का, और उनका बलवन का जो पुत्र है वह युद्ध करते हुए मारा जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1285 ईस्वी का मंगोल का जब आक्रमण होता है उसमें बलवन का पुत्र महमूद मारा जाता है, और उसके बाद जो है 2 ही वर्ष की अवस्था में बलवन जो है काफ़ी शौक में आ जाता है, काफ़ी दुखी होता है, और 1287 ईस्वी में बलवन की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि बलवन का जो है शासन खत्म हो जाता है, और उनका 2 पौत्र होता है, उनके बाद उनके पौत्र का शासन आता है, लेकिन उनका शासन भी, पौत्र का भी शासन ज़्यादा नहीं चलता है, और उसकी हत्या करके भी जो है जलालुद्दीन खिलजी शासन पर आते हैं, और खिलजी वंश की स्थापना होती है। इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से बलवन एक गुलाम
गुलाम होते हुए, विभिन्न हाथों में बिकते हुए और अपनी शक्ति बढ़ा के किस प्रकार से जो है वह विभिन्न नीतियों का पालन करते हुए रक्त एवं लौ की नीति, राजस्व सिद्धांत एवं निरंकुशता का सिद्धांत करते हुए का वो पालन करते हुए किस प्रकार से अपने शासन को वो कायम करते हैं और एक सफल शासक बनते हैं। छात्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप दूसरे को भी शेयर करें और लाइक करें और इसको फॉरवर्ड करें और दूसरे जगह के भी छात्र हैं तो उनको भी इसे भेजें ताकि वो भी इसका फायदा विभिन्न परीक्षाओं में इसका ले सकें। धन्यवाद।